प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, देश बना रहा सफलता का नया कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में आज की पूजा अर्चना। चुनावों में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग सतत प्रयत्नशील। मतदाता सूची पुनरीक्षण के सिलसिले में आज भी बूथों पर विशेष शिविर का आयोजन। जमशेदपुर में होटल गेस्ट वेरिफिकेशन की हुई शुरुआत। नई व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला बना पूर्वी सिंहभूम। राज्य के अन्य जिलों में भी होगा विस्तार। और महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और जापान के बीच खिताबी मुकाबला आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। विश्व कप क्रिकेट में भारत दक्षिण अफ्रीका की आज भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार माध्यम समूह के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकसित भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए भारत सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जरूरतों के अनुसार आधुनिक ढांचागत संरचना का तेज गति से विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे विकास के रास्ते में एक बड़े और रियल बैरियर के समान रही है। हमने इसका समाधान निकाला है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे आपको भारत के स्पीड और स्केल का अंदाजा लगेगा। साल 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। मेरा सेवा काल शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूं। 22-23 में हमने लगभग प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाए हैं। 2014 में देश के 5 शहरों में मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी थी। 2023 में देश के 20 शहरों में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी है। 2014 में देश में करीब 70 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे। 2023 में यह संख्या लगभग 150 तक पहुंच गई है, यानी यह आंकड़ा डबल हो गया। 2014 में देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज थे। 2023 में हमारे पास 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। 2014 में ग्राम पंचायतों तक सब सिर्फ 350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था। सिर्फ 350 किलोमीटर। 2023 तक हमने करीब 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर बिछाकर ग्राम पंचायतों को जोड़ा है। 2014 में 55% गांव ही पीएम ग्राम सड़क योजना से जुड़े थे। हमने 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाकर ये आंकड़ा 99% तक पहुंचा दिया है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। सिवनी में उनकी पहली सभा होगी, जबकि खंडवा में वे दूसरी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजन किए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, राज्य स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस जैसे 3 वजहों से खूंटी जिले के लिए 15 नवंबर का दिन बेहद खास होगा। नई दिल्ली में 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया का आज समापन होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी तथा समापन सत्र को संबोधित करेंगी। वर्ल्ड फूड इंडिया में 80 से ज्यादा देशों के खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण चल रहा है। इस फूड इंडिया में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के खाद्य उत्पाद देखे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। यहाँ एक से बढ़कर एक भारतीय खाद्य उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। यहाँ सोया से बने उत्पादों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों को मिल रही पहचान से प्रदर्शक भी काफी उत्साहित हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया का बहुत ही अच्छा मंच है। मोदी जी ने आके इसको इनॉग्रेट किया और पब्लिक की भंबार आ गई है। यहाँ पे जितने भी बिजनेस के जो फूड से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक आई है यहाँ पे। जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, ऑल ओवर जितने भी कंट्री है, काफी कंट्री से लोग आए हैं। हमें चांस मिला है कि थोड़े समय में हम काफी सारे लोगों को टेस्ट करा देते हैं प्रोडक्ट, और वो उनको प्रोडक्ट का जायका पसंद आता है तो हमारे साथ वो जुड़ते हैं, बिजनेस डील बनती है यहाँ से। वर्ल्ड फूड इंडिया में फूड स्ट्रीट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया गया है। इसमें 200 से ज्यादा शेफ भाग लेने के साथ ही पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश कर रहे हैं। यहाँ मुंबई का वड़ा पाव, बनारस का महादेव जलेबा समेत विभिन्न राज्यों के स्ट्रीट फूड का स्वाद लिया जा सकता है। वर्ल्ड फूड इंडिया में मुंबई का वड़ा पाव भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ राजा रामवीर सिंह हैं, बात करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राजा रामवीर महाराष्ट्र से, बम्बई से हूँ, और ये हमारी पारंपरिक कला है और महाराष्ट्र का वर्ल्ड में मशहूर वड़ा पाव है। और हम जो ऐसे वड़े बनाते हैं कि 24 घंटा उसको कहीं वर्ल्ड में ले जा सकते हैं। गरीब से लेकर गरीब, बम्बई में आमिर से लेकर गरीब तक सबके लिए एक वड़ा पाव बहुत अच्छा है और शौक से खाते लोग। बनारस के व्यंजन भी यहाँ फूड इंडिया में लोगों को लुभा रहे हैं। क्या खासियत है इनकी, बात करते हैं। अभिषेक निगम हमारे साथ हैं। क्या लेकर आए हैं अभिषेक आप? नमस्कार, हम लोग बनारस से स्पेशल टमाटर चाट, महादेव जलेबा और दही बड़े, और यहाँ के लिए यहाँ का स्पेशल फुल्की होता है, और ये हम लोग काशी से लेके आए हैं। ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग को नेशनल लेवल पर स्ट्रीट फूड इंडिया में आने का सौभाग्य मिला। चूंकि हम लोग छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, कोविड जैसी वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री जी ने बहुत हम लोग की हेल्प की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10,000, 20,000 और 50,000 जैसा लोन प्रोवाइड कराया। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। हमको वेंडिंग जोन में वहाँ स्टॉल प्रोवाइड कराया गया। हमारे स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है, जो प्रगति मैदान पहुंचने वाले हर दर्शक का मन मोह रहे हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। इधर झारखंड भी वर्ल्ड फूड इंडिया में हिस्सा ले रहा है। प्रदर्शनी के माध्यम से झारखंड के खाद्य उत्पादों से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। राज्य में कृषि विकास और किसान कल्याण की योजनाओं पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वर्ल्ड फूड इंडिया में लोगों को जानकारी दी जा रही है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इस फेस्टिवल से राज्य की अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलने की संभावना जताई जा रही है। दुमका के सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा और रोजगार की संभावना विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी विश्वविद्यालय डॉ. संजीव राय समेत देश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व कुलपति, शिक्षाविद और उद्योग जगत के लोगों ने भी अपने विचार रखे। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी विश्वविद्यालय डॉ. संजीव राय ने कहा कि विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पहले एलिट क्लास का प्रतीक होता था, लेकिन आज ये युवाओं की बुनियादी जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस दिशा में सुधार के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। 20 साल बाद जो आएंगे तो जैसे विश्वविद्यालय होंगे उनके लिए तो वही विश्वविद्यालय होगा, है ना। तो अपना अपना सच आप मान सकते हैं, है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा की प्रणाली को अपनाने पर बल दिया। So that is the first thing, that we have to find the skill gap and whether they have the right aptitude to be deployed in the mine.
to be deployed as a HM operator. So that if they are not, they don't have the aptitude, then I have to make them train. I have to train them. संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर विमल कुमार सिंह, शिक्षाविद डॉक्टर हरिकेश सिंह सहित अन्य विशेषज्ञ, शिक्षक एवं शोधार्थी तथा देश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व कुलपति और उद्योग जगत के लोगों ने भी हिस्सा लिया। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए सतत प्रयास में जुटा है। इस सिलसिले में मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य भी प्रगति पर है। विशेष तिथियों पर मतदान केंद्रों पर शिविर आयोजित कर मतदाता सूची से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किए जा रहे हैं। आज भी राज्य के विभिन्न मतदान केंद्रों पर ये काम हो रहा है, जहां इच्छुक लोग लगातार पहुंच रहे हैं। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की निगरानी के लिए अधिकारियों की टीम लगातार फील्ड विजिट कर रही है। जामताड़ा में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, संवर्धन एवं सर्वव्यापी बनने पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, संवर्धन एवं सर्वव्यापी बनाने को लेकर जेबीसी जमा 2 विद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में जिले के सभी विद्यालयों के शिक्षक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषाओं के विकास, संवर्धन एवं सर्वव्यापी बनाने की प्रधानमंत्री की सोच से अवगत कराते हुए आवश्यक पहल करने की अपील की गई। प्रधानमंत्री जी द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एनसीईआरटी, एससीईआरटी के सहयोग से पूरे देश में इन्होंने इसको लागू करने का प्रयास किया, जिसमें वन पर्यावरण की जो पूजा है, नदी, घाटी, तालाब, प्रत्येक पर्व जो है संथाल के, उसमें कहीं न कहीं हमारे प्राकृतिक संपदा की रक्षा की बात और सिद्धांत है। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपाल कृष्ण झा ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाएं स्थानीय लोगों की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं तथा कला संस्कृति को समृद्ध बनाना भारत सरकार का लक्ष्य है, ताकि देश दुनिया में उनकी पहचान बन सके। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले के विद्यालयों में विषयवार आवश्यक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार का आधान होता है, जिसके चलते हम हेल्थ एंड वेलनेस का जो कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे देश में, ये जो काम कर रही है, जिसमें 11 सूत्र तो केंद्र बिंदु जो है भारत सरकार की है और 5 केंद्र बिंदु उसमें राज्य सरकार की है। इस दौरान उपस्थित शिक्षकों को केंद्र सरकार की शिक्षा नीति, विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ योग्य मतदाताओं को पहचान पत्र बनाने में सहयोग करने का निर्देश दिया गया। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पूर्वी भारत के नेत्र सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की पहल पर आयोजित इस सम्मेलन को हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में हजारीबाग में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जिससे मरीजों को काफी फायदा पहुंच रहा है। इस मौके पर झारखंड नेत्र सोसाइटी की चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी डॉक्टर भारती कश्यप ने भरोसा जताया कि युवा नेत्र चिकित्सकों को काफी लाभ होगा तथा उनका ज्ञानवर्धन हो सकेगा। भाग लेने का मौका मिलता है, अवार्ड सेशन में वो भाग लेते हैं, साथ में देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आए हुए सीनियर कंसल्टेंट से भी विचारों का आदान प्रदान होता है, जो आगे चल के उनके भविष्य के लिए काफी अच्छा काम करता है। जमशेदपुर में होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके बाद पूर्वी सिंहभूम ये व्यवस्था लागू करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। डीआईजी अजय लिंडा ने मुख्य अतिथि के रूप में ऐप को ऑन कर जमशेदपुर में होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम की औपचारिक रूप से शुरुआत की। इस अवसर पर एसएसपी किशोर कौशल, जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि रंजन, एनआईसी के एसआईओ निदेशक डॉक्टर पीयूष गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। डीआईजी अजय लिंडा ने कहा कि हाल के दिनों में अपराधियों की कार्यशैली में परिवर्तन आया है। इस कारण से पुलिस को अपराध पर नियंत्रण के लिए नई तकनीक का प्रयोग करना जरूरी हो गया है। होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम की शुरुआत होने से होटल मालिक और पुलिस दोनों को काफी मदद मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो जिला पुलिस की ओर से की गई है
और इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है वो NIC के द्वारा किया गया है। इसमें जो जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, इनकी बहुत बड़ा समन्वय है, सहयोग है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। और इसमें क्या होगा कि हम लोग पहले जो गेस्ट आते थे होटल्स में, उसकी वेरिफिकेशन में हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, फिजिकली हम लोग जाकर वेरीफाई करते थे। अभी हम लोग को बहुत सरल हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा ये वेरिफिकेशन। जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की टीम ने मिलकर ये सिस्टम तैयार किया है। झारखंड में ये व्यवस्था लागू करने वाला पूर्वी सिंहभूम पहला जिला बन गया है। इसके बाद राज्य के दूसरे जिलों में इसको लागू किया जाएगा। हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है जिसमें हम क्राइम का नियंत्रण कर पाएंगे और अगर क्राइम हो भी जाए तो उसका उद्भेदन भी कर पाएंगे। विधि व्यवस्था में भी हमारा इसका काम आएगा। हम बहुत धन्यवाद देते हैं सीनियर SP को, इसको बधाई देते हैं, इनिशिएटिव लिया है। साथ में हमारा विशेष बधाई है, धन्यवाद है NIC की टीम को, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो एसोसिएशन के हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, उनको भी मैंने बधाई दिया है। उन्होंने बहुत सकारात्मक सहयोग दिया है और समन्वय दिया है। होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम के लागू होने के बाद अब सभी होटल को इस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप के माध्यम से गेस्ट की पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। इसमें फोटो और कागजात भी अपलोड करने का ऑप्शन होगा। इस ऐप के माध्यम से पुराने गेस्ट की भी जानकारी मिल पाएगी और ये सब काम पेपरलेस रहेगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित चिल्ड्रन पार्क में आगामी 20 से 24 नवंबर तक विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल मेला का आयोजन किया जाएगा। विधायक सरयू राय और अन्य अतिथियों ने बाल मेला के विवरणिका का विमोचन किया। इस दौरान श्री राय ने कहा कि 5 दिवसीय बाल मेला बच्चों के समग्र विकास के लिए फलदायक साबित होगा। के माध्यम से भी कोशिश करती है कि बच्चों के मन का स्वस्थ विकास हो और उन पर किसी भी तरह की ऐसी मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव न पड़े जिससे आगे चलकर उनका मन क्लांत रहे, बाल मन को स्वतंत्रता से, स्वच्छता से विकसित होने का मौका मिले। हजारीबाग में बाल विवाह और बाल हिंसा रोकने को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान सुरक्षित बचपन खुशहाल जीवन अभियान पर विशेष चर्चा हुई। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खलको ने बताया कि ये अभियान 14 नवंबर तक पूरे जिले में संचालित किया जा रहा है। इस पर बाल विवाह, बाल हिंसा और लैंगिक यौन शोषण बच्चों का, इस पर रोक लगाया जा सके और आप लोगों के माध्यम से जो भी मामला संज्ञान में आता है वो हम लोगों को आप लोग उनकी जानकारी दें। लातेहार में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। मनिका के रास्ते रांची से बिहार जा रहे एम्बुलेंस से पुलिस ने 1020 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया है। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गुमला उपायुक्त की अध्यक्षता में कारा एवं खनन विभाग की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान मुख्य रूप से नशीले पदार्थों के अवैध बिक्री पर रोक लगाने, अवैध खनन एवं कारा अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ तथा उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश दिए। जामताड़ा में बाल विवाह एवं बाल हिंसा विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ उपायुक्त ने किया। इस दौरान उपायुक्त ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम से लोगों को अवगत कराने और इसके उन्मूलन हेतु सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया तथा सभी हितधारकों को इसके वास्ते निर्देशित किया। खूंटी के उप निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदाताओं को जागरूक किया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कोडरमा समाहरणालय सभा कक्ष में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सभी सहायक निर्वाचक निबंध पदाधिकारी को मतदान केंद्रों एवं मतदाता सूची से संबंधित सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी बीडीओ सीओ के साथ बैठक कर कल तक अनिवार्य रूप से पंचायत स्तरीय शिविर का तिथिवार कार्यक्रम सारणी समर्पित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अर्हता प्राप्त एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु उचित कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गुमला में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक करेगी ताकि चुनावी प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़े। कोडरमा उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पूरक पोषाहार सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु उचित निगरानी रखने के निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम के बोड़ाम प्रखंड अंतर्गत अंधारझोर गांव के शिल्पकारों के लिए 25 दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा शिल्पकारों को रोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देवघर जिले में स्थित नारायण सेवा आश्रम के अनाथ बच्चियों की सुविधा और आने वाले ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन की पहल पर 20 मैट्रेस गद्दा उपलब्ध कराया गया है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता 3 दिवसीय दौरे के क्रम में अपने विधानसभा क्षेत्र चतरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदर प्रखंड के गोढ़ाई पंचायत के पावो गांव में लोगों से मुलाकात की, साथ ही विभिन्न पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पाकुड़ में समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सेविका एवं सहायिका के चयन में गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विभागीय गाइडलाइन के अनुसार ही चयन करने का निर्देश दिया। कोडरमा उपायुक्त ने महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों संग बैठक आयोजित कर विभिन्न छठ घाटों के बारे में विस्तृत जानकारी ली एवं छठ घाट की समुचित साफ सफाई को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। और अब मौसम। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। 2 से 3 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहने के बाद आज सवेरे से रांची में धूप खिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक कल से मौसम और भी साफ हो जाएगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। रांची में पिछले 27 अक्टूबर से चल रहे महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अब समापन की ओर बढ़ चला है। आज भारत और जापान के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। कांस्य पदक के लिए चीन और कोरिया के बीच मुकाबला होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खिताबी मुकाबले के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले कल रात खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत ने कोरिया को 2-0 से पराजित कर फाइनल का टिकट हासिल किया। भारत की ओर से पहला गोल सलीमा टेटे ने किया, जबकि दूसरा गोल विट्ठल वैष्णवी फाल्के ने दागा। इससे पहले एक अन्य सेमीफाइनल मैच में जापान ने चीन को पराजित कर फाइनल के लिए जगह बनाई। क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला होगा। भारतीय टीम विश्व कप में अपने 7 मैच जीतकर अजेय रही है, जबकि दक्षिणी अफ्रीका ने सिर्फ 1 मैच गंवाया है। दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। कर चुकी टीम इंडिया और शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम रविवार को आमने सामने होंगी। ये मुकाबला कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है। इस विश्व कप में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम लगातार 7 मुकाबलों को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई है। अगर इस महामुकाबले की बात करें तो इस एल क्लासिको ऑफ क्रिकेट हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम ला लीगा की पॉइंट्स टेबल पे अगर कभी नजर डालें, नजर दौड़ाएं, तो जब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना डोमिनेट करते थे यूरोपियन फुटबॉल में, तो हमेशा ये 2 टीमें शीर्ष पर नजर आती थी। और यहां भी साउथ अफ्रीका और भारत जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है वो दोनों शीर्ष पर हैं। और अगर गेम की बात करें तो यहां पर भारत हम कह सकते हैं कि एक बार्सिलोना की तरह खेल रहा है। बार्सिलोना जो कि बहुत ही टेक्निकल फुटबॉल खेलती थी, टिकी टाका के नाम से उसको जाना जाता था, जिससे उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड यूरोपियन फुटबॉल को डोमिनेट किया। वही भारतीय टीम एक टेक्निकल क्रिकेट खेल के सभी टीमों को परास्त कर रही है। और रियल मैड्रिड की तरह जो है साउथ अफ्रीका वो खेल रही है। साउथ अफ्रीका जिस तरह से अपने विपक्षियों को ढेर कर रही है, उनका मुकाबला देखें तो 7 में से 5 मुकाबले में उन्होंने 300+ स्कोर लगाया है। तो रियल मैड्रिड भी जब भी अपनी टीमों को हराती थी एक बड़े अंतराल से हराती थी। दक्षिण अफ्रीकी टीम का इस विश्व कप में अब तक का प्रदर्शन भी शानदार रहा है।
ये टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के मिशन पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। अंक तालिका की बात करें तो ये टीम पहले पायदान पर स्थित भारत के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि इस टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में उलटफेर का शिकार होना पड़ा था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में 90 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 50 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि भारत को 37 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। वनडे विश्व कप में दोनों के बीच अब तक 5 बार आमना सामना हुआ है। इनमें से दक्षिण अफ्रीका ने 3 और भारत ने 2 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच मुकाबले पर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं। भारत इस मैच को जीतकर अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगा, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजर जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने पर होंगी। क्रिकेट के इस महामुकाबले में 2 दिग्गज टीमें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें काफी बैलेंस नजर आ रही हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बैटिंग से सबका दिल जीता, तो भारतीय गेंदबाजी अपने सर्वश्रेष्ठ। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, कहा देश बना रहा सफलता का नया कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में आज की पूजा अर्चना। चुनावों में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग सतत प्रयत्नशील। मतदाता सूची पुनरीक्षण के सिलसिले में आज भी बूथों पर विशेष शिविर का आयोजन। जमशेदपुर में होटल गेस्ट वेरिफिकेशन की हुई शुरुआत। नई व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला बना पूर्वी सिंहभूम। राज्य के अन्य जिलों में भी होगा विस्तार। और महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और जापान के बीच खिताबी मुकाबला आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। विश्व कप क्रिकेट में भारत दक्षिण अफ्रीका की आज भिड़ंत।